सबको मिलजुल के इस दौर में जहाँ ड्रग्स का काफ़ी अब्यूज़ है, अपने यूथ को एक अच्छी एक्टिविटीज़ में, फिजिकल पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चैलेंज भी है, बट ये बहुत ज़रूरी भी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक बच्चे खेलों के मैदान तक नहीं आएंगे, और ये अकेले एक डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है, ये मोटिवेशन घरों से स्टार्ट होती है। वो इन द फॉर्म ऑफ योर पेरेंट्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ योर हस्बैंड हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ योर गुड फ्रेंड हो सकता है। तो वो एक अच्छा सजेशन उनकी तरफ से, एक फादर साहब की इंस्पिरेशन, एक खुद कुछ करने का जज्बा, आई थिंक ये मल्टीपल फैक्टर्स ने मुझे पुश किया। ओके, आई विल गो फॉर इट। मैं एक नया स्टेप था मेरे लिए, एक नया ड्रीम देखना था, तो आई वेंट अहेड। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कश्मीर की एक नौजवान और काबिल ऑफिसर से करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अनीसा नबी से। JKS ऑफिसर अनीसा नबी, इन्होंने अपनी खिदमत अलग अलग डिपार्टमेंट में दी है, देही रोज़गार और टैक्स डिपार्टमेंट, और इस वक्त ये अपनी खिदमत खेलों के मैदान में दे रही है। दफ्तरी फाइलों के पीछे इनकी एक ज़ाती ज़िंदगी है, जिस पे हम आज इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीसा जी। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। आइए प्लीज, आइए प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे आपसे मिले, फाइनली टाइम इज अलाउड अस टू मीट यू। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो मेहमान नवाजी देख के लग रहा है कि अनीसा जी ऑफिसर कम और मेहमान नवाज आप बहुत अच्छे हैं। मेहमान नवाजी हमारे खून में है, वो घर ही बरकत उसमें होती है जहाँ मेहमान नवाजी अच्छी हो। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरी लोगों के कई शौक होते हैं और ख़ास तौर पर ज़्यादातर कश्मीरी लोग लीडर बनना चाहते हैं, सियासत में अपना नाम बनाना चाहते हैं, और यहाँ अगर हम कश्मीरियों की बात करेंगे मुफ्त मशवरे देते रहते हैं। तो कभी जहन में आया था कि सियासत में आए? सियासत का तो ऐसे कभी ध्यान में नहीं आया, लेकिन हाँ, मशवरे देना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है आजकल एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, लाइफ कोच। लाइफ कोच मुझे लगता है आजकल की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम जो आजकल की ये जो मेहनत मुशक्क़त की ज़िंदगी है, काफ़ी लोग स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम से गुजरते हैं, और लोग अपनी प्रॉब्लम्स बहुत कम शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है आजकल के ज़माने में कोई ऐसी, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपको अच्छे मशवरे दे सके और आपको लाइफ में अपने स्ट्रेस के साथ डील करने में हेल्प कर सके, उसको हम लाइफ कोच बोलते हैं। आजकल न्यू टर्मिनोलॉजी है, तो शायद मैं वो बनना ज़रूर पसंद करती हूँ। 2012 में आपने JKS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है आपका, उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे जहन में आया कि सिविल सर्विस ऑफिसर बनना है। जी। और जो ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो कितनी खुशी होगी? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आई हैव डन माय इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैंने मास्टर्स किए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मेरा ड्रीम सिविल सर्वेंट बनने से पहले कॉर्पोरेट में काम करने का था। मैं चाहती थी मैं किसी अच्छी सी फर्म में टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम करूं। अगर उससे पीछे जाएं, मतलब इंजीनियर बनने से पहले मेरा डॉक्टर बनने का सपना था, बट सम वॉट लाइफ को कुछ और मंजूर था। तो वो जो अंदर से सोसाइटी के लिए काम करना, सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना, वो शायद अंदर से एक फैक्टर था। बट कभी कभी लाइफ को कुछ और मंजूर होता है, डॉक्टर नहीं बन सके तो इंजीनियरिंग लाइन में चले गए, फिर मास्टर्स किया। अब कॉर्पोरेट में जाने के अलावा ये भी थॉट आया कि अपना बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं। सो मुझे लगता है हर स्टूडेंट या उस टाइम पे इन चीज़ों से गुजरता है। आपके सपने कुछ और होते हैं, फिर कभी आपके सपने बदलते भी हैं हालातों को देखकर, बट व्हाट केप्ट मी गोइंग इज कि मैं रुकी नहीं कहीं। मुझे था कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना और अपने पैरों पे खड़े रहना है। मेरे फादर साहब सिविल सर्वेंट रिटायर हुए हैं, तो घर में बचपन से वो एक माहौल था, सिविल सर्विसेज का एक इंक्लिनेशन थी। लेकिन वो होता है ना कि जब नई जनरेशन होती है, बच्चे हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, बट बैक एंड पे आपके पेरेंट्स का एक एक प्रभाव, एक इंस्पिरेशन जरूर रहती है। तो समहाउ आफ्टर माय मास्टर्स मैंने एक फर्म में भी जॉब की, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ। बट
घर के कुछ हालातों की वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी. आई बिकेम अ मदर एंड आई हैड टू लीव द जॉब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सर्टन सपोर्ट. तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. सो जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, आई वाज ऑलरेडी अ मदर ऑफ 8 months ओल्ड बेबी. तो मेरे लिए कोई आसान जर्नी नहीं थी, बहुत मुश्किल डिसीजन भी था. तो सबसे पहले मुश्किल तो ये डिसीजन लेना ही था कि एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जो कॉम्पिटिटिव है और मेरा स्टेज थोड़ा टफ है, क्योंकि पढ़ाई के लिए जब आप एक मदर होती हैं, आप पे जिम्मेदारी होती है, तो फिर पढ़ाई की तरफ जाना एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है. बट समहाउ आई ट्राइड. मैंने कोशिश की, अपने बच्चे को अपनी वीकनेस नहीं अपनी स्ट्रेंथ बनाकर उसको उसकी परवरिश के साथ साथ पढ़ाई को भी ध्यान दिया. एंड 2012 में आई क्रैक्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह विद द 3rd रैंक इन द स्टेट. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, मेरे को एक पॉज लेके स्टार्ट करना पड़ा. एज आई सेड, मैंने एक जॉब छोड़ी और मुझे नए से ड्रीम करना पड़ा कि मुझे एक ऐसे एग्जाम के लिए जाना है जो एक बहुत चैलेंजिंग है. बहुत ही इस एग्जाम के लिए जाना, इट्स नॉट दैट इजी टू क्वालिफाई की बहुत मेहनत करनी है आपको, बहुत डेडिकेशन देनी है. और जब आपके हालात थोड़े चैलेंजिंग है तो वो एक बहुत ही टफ टाइम रहता है. सो इसको क्वालिफाई करना वाज सीरियसली अ बिग अचीवमेंट. एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट रहा है. उसके अलावा जब आपने कहा कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो शादी भी हो चुकी थी, आपका एक बच्चा था. जी. तो किस चीज़ ने मोटिवेट किया? काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉसिबल लग रहा है इससे, जब हम कहानी सुनते हैं, या अगर इस वक्त जो एस्पिरेंट्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए, उनके पास कई एक्सक्यूज होते हैं. हाँ. लेकिन किस बात ने आपको मोटिवेट किया? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, अंदर से एक विल पावर होना जरूरी है. आप अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप ना कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं. अगर आपकी एक ऑप्शन चला जाता है, आप दूसरा ढूंढते हैं. तो वो जो एक बेसिक चीज थी कि कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़े रहना है, सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना है, उस चीज ने ना मुझे इवन आफ्टर बिकमिंग मदर रोका नहीं. दूसरा एक था कि मेरे हस्बैंड की तरफ से भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन थी. ही इज ऑल्सो वन पर्सन, क्योंकि आपके लाइफ में, मैंने एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कि आपकी जिंदगी में अगर आपका पास वो सपोर्ट होता है, वो एक पुश होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ योर पेरेंट्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ योर हस्बैंड हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ योर गुड फ्रेंड हो सकता है. तो वो एक अच्छा सजेशन उनकी तरफ से, एक फादर साहब की इंस्पिरेशन, एक खुद कुछ करने का जज्बा, आई थिंक ये मल्टीपल फैक्टर्स ने मुझे एक पुश किया. ओके, आई विल गो फॉर इट. मैं एक नया स्टेप था मेरे लिए, एक नया ड्रीम देखना था, तो आई वेंट अहेड विद इट. तो एजुकेशन बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कहा, यहाँ सिविल सर्विस में जरूरत आई कहीं पे? नहीं, मुझे एक नए सब्जेक्ट्स चूज करने पड़े, क्योंकि इंजीनियरिंग एक बहुत टीडियस सब्जेक्ट हो जाता है पढ़ने में. आपका एक स्ट्रीम था, मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, तो आई डिडंट प्रेफर टू चूज इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन. मुझे नए सब्जेक्ट्स चूज करने पड़े. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सब्जेक्ट जो मैंने चूज किया स्टार्टिंग में फॉर माई प्रीलिम्स, एंड मेंस के लिए आई कंबाइंड इट विद एंथ्रोपोलॉजी. मेरे लिए नए सब्जेक्ट्स थे, नए सिले से तैयारी करनी थी, तो एक न्यू बिगिनिंग थी. इट वाज आई मीन एक टफ डिसीजन, बट अल्टीमेटली आई थिंक आई कुड गो थ्रू इट. जी. तो कई ऐसे दोस्त भी जिंदगी में मिले हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से था, लेकिन एट द एंड मैंने उनको अलग डिपार्टमेंट में देखा. ऐसा क्यों? जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होता है, लेकिन फ्यूचर में हम कहीं और उनको देखते हैं. वैसे मुझे लगता है इंजीनियर्स को, जो आप आर्किटेक्ट ऑफ नेशन कहते हैं, इंजीनियरिंग जो करता है ना, मुझे लगता है वो आगे कुछ भी कर सकता है. इंजीनियरिंग पढ़ना, 40 पेपर्स इन द पीरियड ऑफ 4 years आप क्वालिफाई करते हैं, आप ऑलरेडी टफ इनफ, और मुझे लगता है आप ऑलरेडी एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको आती है कहीं भी एडजस्ट करने की. और भी बहुत कारण है, लाइक अगर आपके पास, आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और आपको लगता है मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, तो तब भी लोग, दैट इज ऑल्सो द रीजन वन स्विचेस. अब मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने IT में की थी, और आई क्वालिफाइड माई इंजीनियरिंग इन 2007. तो मुझे नहीं लगता है उस जमाने में IT में कोई ऐसा गवर्नमेंट पोस्ट्स निकलती थी. तो मेरे पास प्राइवेट फील्ड में जाने का ऑप्शन था, और आई डोंट थिंक IT फर्म्स इतनी ज्यादा एस्टैब्लिश थी. JNK की बात करें तो मेरे पास भी ऑप्शन था बाहर जाने का. एंड देन दैट्स व्हाई आई डिड MBA, बिकॉज आई वांटेड कि अगर मैं कॉर्पोरेट में भी जाऊं, मैनेजरियल पोस्ट पे जाऊं. सो ये भी एक कारण हो सकता है, पीपल स्विच. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और मैंने ये भी ज्यादा नोटिस किया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ज्यादा दे ऑप्ट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम. So this is because to get a better job opportunities. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है अब तक. तो मुश्किल क्या था? टैक्स डिपार्टमेंट में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी, लोगों को बताना कि नहीं टैक्स दे दीजिए, आप उनसे टैक्स वसूल करना,
या इस वक्त आप स्पोर्ट्स में हैं, बच्चों को खेलों के मैदानों की तरफ रुख करवाना मुश्किल क्या था? मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में अपने चैलेंजेस होते हैं। टैक्सेशन वाज टोटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। आपको उसमें थोड़ा मतलब लॉ इन्फोर्स करना है, थोड़ा लॉ इज़ द सुप्रीम इन दैट एंड आसान नहीं है। मतलब टैक्सेशन, लोगों को अवेयर करना, टैक्स देना कितना इम्पोर्टेंट है, फिर उनको कन्विंस करना कि ये देना ज़रूरी है, इसके अलावा कोई एस्केप नहीं है। तो जब आप एक लॉ इन्फोर्सिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। डेफिनेटली इट्स नॉट इजी, बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं जब टैक्सेशन में गई तो जीएसटी एक नया लॉ आया था, तो उस नए लॉ को वो सारा फेज देखना, वैट से जीएसटी में चेंज होना, लोगों को उसके लिए अवेयर करना, फिर उसमें इन्फोर्स करना, मतलब इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड फाइनली आई बिलीव जो हमारे लोग हैं, अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप लेते हैं लोगों को अवेयर करने का, तो लोग भी समझते हैं एंड देन दे कोऑपरेट। तो चैलेंजेस अपनी जगह होते हैं, बट सिटीजन्स की कोऑपरेशन भी काफ़ी मिली हमें। अब अगर खेल के मैदान की बात करें तो इसके अपने चैलेंजेस है। लोगों को आजकल के यूथ को ये अवेयर करना कि खेल जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक बच्चे खेलों के मैदान तक नहीं आएंगे, और ये अकेले एक डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है, ये मोटिवेशन घरों से स्टार्ट होती है। हमारे को बच्चों को खेलों की तरफ लाने के लिए पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उनके इदारों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उनके टीचर्स का। सबको मिलजुल के इस दौर में जहाँ ड्रग्स का काफ़ी अब्यूज़ है, अपने यूथ को एक अच्छी एक्टिविटीज़ में, फिजिकल पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चैलेंज भी है, बट ये बहुत ज़रूरी भी है और हम कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने मंशियात की बात की, और इस वक्त अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो नौजवान, वो मैं ये समझता हूँ कि ना के बराबर अभी मैदानों की तरफ जा रहे हैं। तो इस सब पे अगर हम बात करेंगे तो खास तौर पर आप खुद एथलीट है और फिट इंडिया एम्बेसडर भी है, तो कितनी खुशी होती है जब आप यहाँ पे देखते हो वो बच्चे जिन्होंने अलग अलग शोबों में अपना नाम बनाया, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, जो बच्चे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें कितनी खुशी होती है? नहीं, मैं इस बात से डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी चेंज देख रही हूँ। आजकल के बच्चे मुझे लगता है पहले टाइम से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं खेलों के मैदान। अभी आप देखो, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, यूथ हमारा एक्साइटेड है, बट हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है? ग्रास रूट लेवल पे। मतलब बच्चों को बचपन से ही स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की इम्पोर्टेंस बताना, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चों को बोलूं कि नहीं, पढ़ाई ही ज़रूरी है और आप सारा वक्त पढ़ाई को दें और खेल को नहीं दें, तो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं वो प्रेशर आता है, नहीं मुझे एक्सेल पढ़ाई में करना है, स्पोर्ट्स मेरे लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर है। जिस दिन बच्चे को माँ बाप का सपोर्ट रहेगा, नहीं बेटा आप स्पोर्ट्स भी उतना ही जरूरी है, इफ नॉट टू गेट मेडल्स, इफ नॉट टू गेट अचीवमेंट्स, बट अपनी फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए, तो बच्चा उसको भी टाइम देगा। सो ये चीज हमारी अपब्रिंगिंग का भी हिस्सा बननी चाहिए। फिर स्कूल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इक्वल इंपॉर्टेंस दी चाहिए एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को। फिर उसके बाद जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है इन टर्म्स ऑफ जो भी इंफ्रा है, स्टेडियाज है, कॉम्पिटिशंस हम करा रहे हैं, तभी जाके बच्चे आगे आते हैं जब उनको घर, फैमिली, सबका सपोर्ट हो। तो दैट इज हाउ दे विल एक्सेल इन स्पोर्ट्स। तो निशा नबी अगर आज ब्यूरोक्रेट ना होती तो फिर कहाँ पे? मुझे लगता है फिर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होती। आई एम अ स्पोर्ट्स लवर। मेरा 2019 से इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ा और मैंने रनिंग से स्टार्ट किया, फिर मैं फिट इंडिया मिशन से जुड़ी और मेरा स्पोर्ट्स के तहत प्यार इतना बढ़ चुका है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इतनी अवेयरनेस या इतना प्यार बचपन से स्पोर्ट्स से होता तो शायद मैं भी आज एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन होती। तो स्पोर्ट्स के साथ आप खुद वाबस्ता है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप जो अलग अलग शोबों में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जिन्हें आप, अगर हम खास तौर पर रिमोट एरियाज में वो बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग इवेंट्स के लिए, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं रिमोट एरियाज के बच्चों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो भी नियर बाय अवेलेबल फैसिलिटी है उसको यूज़ करें, जाएं, खेलें, अपने स्कूलों में खेलें, आप के पास जो भी ग्राउंड नियरेस्ट अवेलेबल है वहाँ खेलें,
पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़ें, गलत चीज़ों से दूर रहें और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं। जितनी आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है उतना आपके लिए खेलना कूदना ज़रूरी है। आप बेसिक स्पोर्ट खेलें। आप मतलब मैं कहती हूँ, हमने बचपन में स्टपू खेला है, या कुछ बच्चे हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, कोई कबड्डी खेलना पसंद करता है, कोई सिंपली अगर आपको वॉक करना पसंद है, रनिंग करना पसंद है, कुछ भी बेसिक एक्टिविटी करें। अपने आप को रोज आधा घंटा एंगेज करें किसी फिजिकल एक्टिविटी में। मुझे तो ऐसा लगता है स्कूलों में असेंबली के बाद पहला आधा घंटा गेम्स पीरियड होना चाहिए और उसके बाद क्लासरूम्स में जाना चाहिए हमें। तो बच्चों को रिमोट एरियाज में भी आज फैसिलिटीज बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने स्कूल का प्लेग्राउंड, अगर हम उसको भी बच्चे यूज करें, वहां खेलें कूदे, तो उनका बचपन से ही एक बेंट ऑफ माइंड बनेगा खेल कूद की तरफ। तभी वो आगे जाके इसको अपना एज अ करियर अपॉर्चुनिटी भी चूज कर सकते हैं। एज मैं अपने बेटे की बात करूं, ही इज अ फुटबॉल लवर, तो वो तो अभी बचपन, क्योंकि घर से स्पोर्ट है, तो अब मेरा हमेशा ये रहा है एज अ पेरेंट कि नहीं, स्पोर्ट्स इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज। मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को कोई ना कोई गेम से प्यार करना चाहिए और उसको रोजमर्रा की जिंदगी में खेलना चाहिए टू डेवलप एज अ हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, मेंटली एंड फिजिकली फिट इंडिविजुअल। फिर वो बच्चा किसी भी करियर में अच्छा ग्रो कर सकता है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन का एटीट्यूड देखें और एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन का, अक्सर आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स और गेम से जुड़ा होता है ना, उसकी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, उसका एक अलग लाइफस्टाइल होता है। वो अपनी नींद का भी ध्यान रखता है, वो अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखता है, तो इसका मतलब है उसका लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है। और जो लोग स्पोर्ट्स या फिटनेस से दूर होते हैं, उनके आदत डिफरेंट होते हैं। उनके लिए जल्दी उठना जरूरी नहीं है, जल्दी सोना जरूरी नहीं है, स्क्रीन्स के साथ एडिक्शन है, नेटफ्लिक्स है, डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। तो एक बेसिक चीज स्पोर्ट्स जो सिखाती है वो डिसिप्लिन है। तो मुझे ऐसा लगता है उससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो आप अगर ये बेसिक रीजन के लिए भी कोई गेम खेलते हैं, फिटनेस कुछ भी चूज करें, तो आप तो वैसे भी किसी फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हैं। अभी शिफ्ट कश्मीर में ऑलमोस्ट 3-4 सालों से जो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, क्रिकेट फुटबॉल के हजारों में मैदान में आते हैं, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, तो कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी महसूस होती है। अपने यूथ को पॉजिटिव चीज़ों में एंगेज होना, उसको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है जब पार्टिसिपेट भी करते हैं, या अगर आप सिर्फ देखने जा रहे हैं। मतलब एक यूथ का स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्पेक्टेटर होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो कुदरती आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप शौकीन हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं देखकर भी पॉजिटिवली एंगेज कर रहे हैं। तो हर एंगल से आपको स्पोर्ट्स, चाहे खेल के, चाहे देख के, चाहे सपोर्ट करके, आप एक पॉजिटिविटी, एक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। निशा जी, शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।